आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र की खबरों में जय महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महायुति पर तकसीम की सियासत करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में रोड शो। महायुति की हुकूमत बनने का किया दावा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गढ़चिरौली में एक चुनावी रैली से किया खिताब। कहा, कांग्रेस ने जहां जहां सरकार बनाई वहां वादे पूरे किए। शिवसेना के बानी बाला साहेब ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि आज। शिवसेना के दोनों खेमों की तरफ से दी जा रही है उन्हें श्रद्धांजलि। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। सियासी लीडर्स वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक चुनावी रैली से खिताब किया है। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महायुति को अगर फिर से हुकूमत मिली तो वो तकसीम की सियासत करेगी। खड़गे ने पीएम मोदी के नारे पर भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। के घर में एक मामूली सी कोई एक आदमी नहीं मरा, कोई एक बूढ़ा नहीं मरा। ये बीजेपी और जनसंघ और आरएसएस के घर में मजे में सरकारी नौकरी करते ब्रिटिशर के साथ थे और ये लोग हमको सिखाते देशभक्ति का। आप उनका पाठ पढ़ना चाहते हो, उनको हकाल लो और महाआघाड़ी महाविकास आघाड़ी के जो हमारे उम्मीदवार है उसको चुन के लाओ। ये जब करेंगे तब उनके दिमाग ठिकाने पर आया। लोकसभा में तो आप थोड़ा सा सबक सिखाए मोदी जी को। कैसा सिखाए? वो उनकी मेजॉरिटी नहीं, उनकी गवर्नमेंट। उन्होंने सिर्फ 2 टांग लगा लिए हैं ठहरने के लिए। एक टांग है बिहार के नीतीश कुमार की और दूसरी टांग है आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू। वो दोनों टांग आर्टिफिशियल टांग अगर निकाल दिए तो मोदी गिरेंगे ना। ऐसा तो आपने कमाल कर दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में। और यहां पर आपको डट के मुकाबला करना है और आपको इन चोरों की सरकार को भगाना है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया है। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है और ऐसा लगता है कि लोग फिर से महायुति का शासन चाहते हैं। कास्ट सेंसस पर प्रियंका गांधी के हालिया बयान पर टिप्पणी करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रियंका गांधी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है, इस बात का साक्षी है कि लोग हमको चुनकर देना चाहते, महायुति की सरकार लाना चाहते। प्रियंका जी को कास्ट सेंसस के बारे में कुछ पता भी नहीं है और उनको शायद मालूम नहीं है बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद ही वो हो पाया। देखिए, हम तो सारा सोयाबीन खरीदेंगे, लेकिन 7,000 रुपए की बात करने वाली कांग्रेस ये जवाब दे कर्नाटक में आज 3800 में क्यों खरीद रहे? अरे भाई, कर्नाटक में भी तो किसान रहते ना, वहां खरीदो 7,000 से। झूठे लोग हैं। पीएम साहब मणिपुर में शांति ला रहे हैं, शांति आएगी, कोई राजनीति न करे।
और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक चुनावी रैली से खिताब किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसान, मजदूर, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वो चुनाव के समय केवल खोखले दावे करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जहां जहां सरकार बनाई है वहां वहां अपने वादे पूरे किए हैं। सिर्फ नारेबाजी है, बड़े बड़े नारे देते हैं। एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है। इसके दो मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की सरकारों को देखिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने गारंटी दी। हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को, आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के एक दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। और शिवसेना के बानी बाला साहेब ठाकरे की 92वीं पुण्यतिथि आज 17 नवंबर को मनाई जा रही है। स्मृति दिवस के मौके पर शिवसेना के दोनों खेमों की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ दादर के शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे। इसके अलावा शिवसेना नेता अनिल देसाई भी बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। वहीं ठाकरे ने इससे पहले सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि प्रत्येक जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर बनाया जाएगा, मशाल आएगी, महाराष्ट्र में परिवार के मुखियाओं का नेतृत्व आएगा। और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिवस के मौके पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का स्मृति दिन है। 12 साल बीत चुके हैं। बाला साहेब ठाकरे हमसे दूर सिर्फ शरीर से गए हैं, उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का स्मृति दिन। 12 साल बीत गए हैं। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा, यहाँ का जो मराठी मानुष है उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारे जो न्याय और हक की बात बाला साहब ने की थी उनके ऊपर आज संकट आ रहा है। महाराष्ट्र की बांद्रा वेस्ट सीट से उम्मीदवार एडवोकेट वजीर कादरी को वंचित बहुजन अघाड़ी और एआईएमआईएम इनकलाब ने समर्थन दिया है। आज वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने भी एडवोकेट वजीर कादरी का समर्थन करते हुए लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वजीर कादरी जो कि एक मुसलमान और पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, उनको सपोर्ट करें। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की अपील के बाद बहुजन समाज ने एडवोकेट वजीर कादरी को खुलकर समर्थन किया है। वजीर कादरी को प्रकाश अंबेडकर और मुसलमानों के साथ बहुजन समाज का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी और महायुति के नेताओं में खलबली मची हुई है। प्रकाश अंबेडकर बीमार होने की वजह से सभा में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आकर जनसभा से खिताब किया और लोगों से एडवोकेट वजीर कादरी को सपोर्ट करने की अपील की है। बांद्रा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार वजीर कादरी, इनको वंचित बहुजन अघाड़ी ने समर्थन किया है। मैं तमाम बांद्रा वेस्ट के मतदारों को अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप कादरी साहब के पीछे खड़े होकर उनको भारी वोटों से जिताएंगे। उनकी निशानी जो है
पानी में चलने वाला जहाज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पानी वाले जहाज के सामने का बटन दबाकर वजीर काजरी को पूरी ताकत से और बड़ी बहुमत से जिताएंगे, यही उम्मीद करता हूं। और मुंबई के बांद्रा वेस्ट में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी के उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी की जनसभा में जनसैलाब उमड़ा है। उनकी पैदल यात्रा और जनसभा में फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार शहजाद खान दिखे। उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी के लिए फिल्म दुनिया के मशहूर कलाकार लगातार उनकी जनसभा और पदयात्रा में लोगों से अपील कर रहे हैं और बता दें कि अंदलीब सुल्तानपुरी को कामयाब करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है। शहजाद खान ने कहा है कि अंदलीब सुल्तानपुरी के वालिद मजरू सुल्तानपुरी ने दुनिया को नायाब गानों का तोहफा दिया, लेकिन आज उनके नाम पर न तो एक गली का नाम है और न ही किसी चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ये बहुत अफसोस की बात है। वहीं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुजैफा राशिदी ने बांद्रा वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कैसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो हिंदू समुदाय के लोगों को वोट हासिल करने के लिए मंदिर में सजदे कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। हमारे सीधे साधे उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी नॉमिनेशन के बाद सबसे पहले सजदा अल्लाह को करने गए, फिर अपने वालिद की कब्र पर जाकर उनके लिए फातिहा पढ़ी। मुसलमान ऐसे होते हैं। बांद्रा की सांता क्रूज दौलत नगर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए फिल्मी कलाकारों ने उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी के लिए वोटों की अपील की है। इस्लाम ये कहता है कि आप किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह की, और इस देश का कानून भी कहता है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसको पूरी तरीके से मानिए, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। इस्लाम भी कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अगर हम मुसलमान हैं तो अपने दीन को मानेंगे। जितना हमें मुसलमान होने पे फख्र है उतना हिंदुस्तानी होने पे भी फख्र है। तो मुझे लगता है कि बांद्रा के लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। जिस तरीके का आज आपार यहाँ जन समर्थन था, पब्लिक का समूह था, ये इस बात की दलील है कि आने वाली 20 तारीख को बांद्रा के लोग, बांद्रा का मुसलमान एक तरफा बल्ला के निशान पे बैठ दे करके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को, मौलाना आमिर रशादी को और हमारे यहाँ के प्रत्याशी अंदलीब सुल्तानपुरी को कामयाब करने जा रहा है और एक नई तारीख, एक नई हिस्ट्री लिखने जा रहा है। अंदलीब साहब जो है कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। वो हमारे चचा जैसे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब, उनके फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं और माशाल्लाह अच्छे बैकग्राउंड से हैं। पॉलिटिक्स से उनको कोई पैसे वैसे की वो नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, पिछड़ों की सेवा, मुसलमानों की सेवा करने के लिए आए हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उनका पूरा पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि आप इनको साथ देंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे। ये आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो उससे आप लोगों को बचाएंगे उस नाइंसाफी से। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की सभा में जमकर हंगामा हुआ है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि उनके सभा में शामिल कुछ लोगों ने उन पर हमला किया है। हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर कुर्सियां फेंकी और धमकी भरे नारे लगाए और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने कहा है कि इस घटना के वक्त नवनीत राणा चोटिल होते होते बची हैं। जब हंगामा काफ़ी बढ़ गया तो नवनीत राणा खल्लार पुलिस स्टेशन पहुंची और उपद्रवी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इधर बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में एक एकता रैली की है। रैली अगस्त क्रांति मैदान में रॉयल ओपेरा हाउस तक निकाली गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारी पीएम मोदी के एक नारे एक हैं तो सेफ है के पोस्टर लिए हुए थे। और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने नागपुर के मशहूर रामजी श्यामजी पोहे वाले की दुकान पर शानदार शाम बिताई है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। राहुल गांधी ने कहा कि पोहा जितना स्वादिष्ट था, बातचीत उतनी ही दिलचस्प रही है। युवाओं ने रोजगार के अवसर और यहां तक कि उनकी सरकार भी चोरी किए जाने को लेकर चिंता जताई। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। मेरे को जैसे हम आईटी में जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो ब्रदर्स वगैरह भी हैं, दे मोस्टली प्रीफर टू स्टे आउटसाइड। यानी ब्रेन ड्रेन हो रहा है और आप कहीं ना कहीं हमारा भी माइंडसेट वही हो रहा है कि देश छोड़ के बाहर जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस ब्रेन ड्रेन हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया? जो देश प्रोडक्शन नहीं करता है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। रोजगार मैन्युफैक्चरिंग से आता है। यहाँ पे हमारी जो सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं।
अदानी की कंपनी है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है, वो बनाता क्या है? क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पैसे बनाता है। उसको धारावी की ज़मीन मिल रही है 1 लाख करोड़ रुपए की, अगर आपको मिल जाती आप भी काम निकाल लेते हैं। तो वो वैल्यू ऐड नहीं करता। तो जब तक हम देश में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ बेरोजगारी रहेगी। 26 लोगों का कर्जा माफ हुआ, वो सारे का सारे ढांचे को कैप्चर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने गिरा दी है, आपने देखा। अदानी मतलब मीटिंग में था, जो जहाँ पे मतलब एमएलएस को खरीद लिया, कैप्चर किया जा रहा था, और बेसिकली कर रहा था क्योंकि उसको धारावी की जमीन चाहिए। सर, ये हमारे नागपुर में बिहान जो है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, बट पूरा सब गुजरात चली गई। ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी हमारे नागपुर की स्पेशली वही हो रहा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो हम युवा है उनको बहुत तकलीफ। नहीं, आप कह रहे हो महाराष्ट्र की कंपनियां गुजरात जा रही है। हाँ, जैसे स्पेशली अभी, मगर महाराष्ट्र का एयरपोर्ट गुजरात के बिजनेसमैन ने ले लिया। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स अदानी जी ने ले लिए, साथ के साथ एयरपोर्ट ले लिए, डिफेंस इंडस्ट्री उठा ली। सर, आप पहले कलरफुल ड्रेस पहनते थे, बट अभी आप व्हाइट टी शर्ट ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, जब मैं चल रहा था तो मुझे लगा कि एक्चुअली जितना सिंपल आदमी होता है उतना फायदेमंद होता है। सर, मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपकी रैली में देखा था सर, आप संविधान को मतलब बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ सर, यही बुक है, बट कैसा सर हमारे हिंदुस्तान में नहीं क्या, कैसा हिंदुस्तान एक ही जो संविधान एक ही वो है कि जो सबको एक सामान देने का हक देती है, बट कोई पॉलिटिशियन ऐसा जिसको मिटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, पुणे के चिचवंड विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी का चुनावी घमासान अपने चरम पर है। शरद पवार ग्रुप के उम्मीदवार राहुल कलाटे अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वो चिचवंड विधानसभा क्षेत्र की छवि बदल देंगे। देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के यंग और डायनेमिक लीडर राहुल कलाटे। प्रचार की मसरूफियात में हैं, लेकिन मैंने आज इनको अब खुद से बात करने के लिए, थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए मजबूर किया और आज हमारे साथ मौजूद हैं। कलाटे साहब, बहुत जोर शोर से आपका प्रचार चल रहा है, कल शरद पवार साहब भी थे और बड़ी गहमा गहमी थी। क्या लगता है, ठीक है पोजीशन आपके हक में है? माहौल तो पूरा मेरे हक में ही है। और कल जैसे पवार साहब खुद आके गए और जिन्होंने 3.5 घंटे खुद के इतने बिजी शेड्यूल में मुझे इस मतदार संघ के प्रचार के लिए दिए, तो वो तो उसके बाद तो एक बहुत बड़ा बूस्टर और कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा हुआ है। तो ये जोश कार्यकर्ताओं में, लेकिन आपको वोटर्स, क्योंकि उदासीनता वोटर्स में भी है, जब से ये डिवाइडेशन हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दो, तो कुछ वोटर्स कंफ्यूज हैं चुनाव चिन्ह को भी लेकर के और किसके तरफ जाएं। तो आपको अब जो आपके वोटर है, कोर वोटर्स हैं, उनको लाने के लिए किस तरह की रणनीति आप लोगों ने अपनाई है और क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं? नहीं, लोकसभा के बाद तो लोगों ने, लोकसभा में महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया है कि उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके मन में क्लियर है ये भाजपा प्रणीत सरकार को हटाना है। क्यों हटाना है? तो वो जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो पूरे देश में हो रहा है, महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी गई, बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार शुरू है और लोगों में एक गुस्सा आ गया है कि यार ऐसे पॉलिटिक्स हमने कभी देखा नहीं था, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो पिछले 20 साल एक ही परिवार की सत्ता है। कई भाई हमें एमएलए था, कई भाभी एमएलए, इसलिए सामने वाला कैंडिडेट आके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता है जो पिछले 20 साल से काम कर रहा है, 3 बार तो विधानसभा लड़ चुका है और हर बार लोगों ने मुझे बहुत बड़े पैमाने में मतदान किया है, प्रेम दिया है। इसलिए आज जब इतने बड़े लोग मेरे पीछे खड़े हो गए, पवार साहब है, उद्धव जी है, अरविंद जी केजरीवाल जी है, राहुल जी गांधी, तो इन सब पार्टियों ने मिलके जो मेरे पीछे खुद की ताकत खड़ी की है, इसके लिए मुझे नहीं लगता इस चुनाव में कोई अलग मुद्दा पड़ेगा। कई भावनाओं को भड़काएंगे, कभी लास्ट मोमेंट पे फिर जाति धर्म का। नहीं, सवाल मेरा ये है कि आपकी लड़ाई अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार से है या भारतीय जनता पार्टी से? मेरी लड़ाई दोनों से है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और दूसरी तरफ अजीत पवार के जो लोग आदरणीय पवार साहब के पास, आदरणीय उद्धव जी के पास टिकट मांगने के लिए आए थे, वो भी आज वापिस भाजपा के साथ चले गए। इसका मतलब लड़ाई तो दोनों के साथ है। लेकिन अजीत पवार तो आजकल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। हिंदुत्व, जैसे आपने बताया कि हिंदुत्व या जातिवाद जैसी बातों में आज का ही उनका स्टेटमेंट है।
उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को क्रॉस किया, बटोगे तो कटोगे के नारों का फुल्ली अपोज किया, और वो सेकुलरिज्म अपने आप को साबित करना चाह रहा है। जबकि देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा कि अजीत पवार कंफ्यूज हैं, उनको सेकुलरिज्म का मतलब नहीं पता। तो इसका मतलब ये दोनों में आपस में लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर अजीत पवार आते हैं वापस, तो क्या एनसीपी शरद पवार उनको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात है, ये दोनों का नाटक है, क्योंकि कहाँ तो वोट लेने हैं तो उसको कंफ्यूज करने का ये पर्याय है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, तोड़ नहीं सकते, लड़ेंगे तो बांटेंगे, ये वो ऐसा कर रहे, तो तोड़ नहीं सकते तो कंफ्यूज करो, तोड़ के वोट हमारे पास नहीं आ सकते तो कंफ्यूज करके लाओ। ये रणनीति का पार्ट रहेगा। लेकिन अजीत दादा जिस दिन भाजपा के साथ चला गया, उसी दिन से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या इस तरह की कुछ नारों का कुछ असर नजर आता है आपको, या हिंदुत्ववादी राजनीति कुछ इफेक्टिव है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे हम लोग सब काफी सालों से भाईचारा से सब लोग रहते हैं, और यहाँ पे अमन का माहौल है। हम लोगों में बहुत अच्छा सा व्यवहार है, बहुत अच्छे से हम लोगों में रिलेशन भी बहुत अच्छे, इसलिए यहाँ पे तो वो चलेगा नहीं। एक इनसिक्योरिटी है मुस्लिम तबके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है। इस तरह के नारे जब आते हैं तो वो इनसिक्योरिटी होती है। उनकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या मुस्लिम मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे, और क्या उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहेंगे? उनको मैं एक ही बात कहूंगा, एक कार्यकर्ता ऐसा है जो आपके पास खाली एक बार संधि मांग रहा है कि एक बार उसका काम देखो, फिर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसे भी कुछ भी हो जाए वहां पे खड़ा रहना पहले भी मेरी जिम्मेदारी थी, आज भी थी, आगे तो और बढ़ जाएंगी। इसलिए यहाँ का माहौल कोई खराब नहीं कर सकता जी। खाली मेरे लोगों का इतना ही कहना है कि आप एक बार तुतारी बजाने वाला आदमी, उसके सामने का 1 नंबर का चुनाव चिन्ह प्रेस करो, आपको लगेगा नहीं इतने अच्छे रिजल्ट हम आने वाले समय में, फिर अमन का रहने दो, भाईचारे का रहने दो, डेवलपमेंट का तो होता रहेगा, लेकिन एक दूसरे के संबंध अच्छे रहने चाहिए और इसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए आप सब लोग एक बार तुतारी बजाने वाला आदमी, उसके सामने का बटन प्रेस करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। जो तस्वीर है अभी पिंपरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? अगर जीतने के बाद क्या करने, पहला जो आपका कदम होगा वो किस तरह का होगा? क्या क्या सुधार करना चाहेंगे, क्या बदलाव करना चाहेंगे? जब इस मतदार संघ में हम घूमते हैं तो कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं तो एमएससीबी की फैक्चुअलिटी का पार्ट है, कहीं पे ब्लू लाइन में जो लोग रहते उनका काम नहीं हुआ, कहीं पे हम बेरोजगार भी लोग बहुत हैं, उसके बाद हम प्राधिकरण से जो बाधित घर थे, जो पीएमआरडी में प्राधिकरण विलीन होने के बाद कॉरपोरेशन के पास आ गए, उन लोगों को उन घर की मालकी देनी है। तो ऐसे बहुत से सवाल है जो बेसिक है। हम हिंजोड़ी के तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक आप सोचोगे, और आज तो नॉट ओनली हिंजोड़ी, आज तो पूरे सिटी में वैसा माहौल है कि कोई ट्रैफिक की वजह से पूरी प्रजा परेशान है। इसलिए इन सब बातों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर लाइट हो, पानी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नहीं तो क्या हो रहा है, हम बड़े बड़े मकान खड़े कर रहे हैं और उस मकान में पानी ही नहीं है, तो कौन रहेगा उधर? महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में आज हम पहुंचे हैं पिंपरी के कलियाड़ी इलाके में। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, ख्वातीन हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका रुझान क्या है और कौन सी पार्टी इनको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है और किस पार्टी की तरफ से इन्होंने ज़्यादा अपने आप को अटैच करने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत हर तबके से जुड़ी हुई महिलाएं हैं यहाँ पर, मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम भी। तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि क्या कहती हैं कि इस बार का क्या रुझान है आप लोगों का, कौन सा लीड नेता, जो बहुत सारे लोग आ रहे होंगे आपको बता रहे होंगे कि वोट देने के लिए, लेकिन आपको क्या समझ में आया वो बताइए। हमारे को ये समझ में आया है जो हमारे नहीं, क्या हमारे गरीबों की गरीबी समझे और सब समाज को एक साथ लेके चले, उसको हमारे को आगे करने का है। ऐसा नेता कौन नजर आया? अभी बहुत सारे लोग आए होंगे। हाँ, आया, हमको राहुल कलाटे पे बहुत आशा है। राहुल कलाटे, उनका ये हमको अच्छा लगा और आगे भी साथ देंगे ये बोलना। हाँ, गरीबों को भी समझो अपना खाना पीना जो है
उससे जुड़ा वो सब कम करना, ये करना, यही हमारे, हाँ यही आशा है हमारे। हाँ, महंगाई भी होते जा रही है, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, अच्छा हो जाए। अरे गरीब क्या क्या कहेंगे नेताओं से, क्या कहने की चाहेंगे? हाँ, बताइए, बोलिए। क्या कमी, क्या प्रॉब्लम आपको है, और क्या चाहते हैं वो? देखो अभी तो महंगाई तो ज्यादा बढ़ते जा रही है, ये तो गरीबी की बस की बात नहीं है। जो है वो थोड़ा बहुत तो कम करना चाहिए ना। कहाँ से खाएंगे गरीब इंसान? कहाँ से गरीब खाएंगे? हाथ के पर पैसे वो कैसा करेगा वो? कहाँ से हम कहाँ से करेंगे? हमको वो नेता मांगता है जो हमारे गरीबों की गरीब। अभी जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो उससे आप लोग खुश नहीं है? खुश है ना? नहीं है खुश। कहाँ से खुश है? कहाँ से खुश है? हर चीज महंगी कर रहे हैं।